Hello students, so today we will start our new unit, that is unit 9 and chapter number 13 according to NCERT. And the name of this chapter is Kinetic Theory of Gases. So इस पर्टिकुलर यूनिट में हम मोस्टली पढ़ेंगे गैसेस के बिहेवियर के बारे में, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस, साथ ही साथ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में। और इसमें मोस्टली हम जो यहाँ पे गैस लेके चलेंगे वो लेके चलेंगे परफेक्ट गैस, जो कि आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, परफेक्ट और आइडियल, या फिर हमने दूसरी टाइप की गैस जो कि होती है रियल गैस, जो कि प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस की। तो उससे पहले आता है यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ गैसेस एंड गैस लॉस के बारे में। जब आपको इससे प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ाया गया था, एक यहाँ पे केस था थर्मल एक्सपेंशन, याद होगा कि अगर हम बात करें किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे हीट एनर्जी प्रोवाइड करें, अगर उसको हम हीट एनर्जी प्रोवाइड कराएं, तो उस केस में जो भी हमारे पास, अगर हम बात करें सॉलिड लिक्विड गैसेस में से सबसे ज़्यादा जो थर्मल एक्सपेंशन देखा जाता है वो किस में देखा जाता है? गैसेस स्टेट में देखा जाता है एज कंपेरिजन टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। ये फाउंड हुआ है कि जब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और लिक्विड की, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि अगर कहीं पे हमने उन पे प्रेशर लार्ज भी कर दिया, प्रेशर लार्ज भी अप्लाइड कर दिया, तो भी उनके वॉल्यूम में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आते हैं। किस वाले में? सॉलिड और लिक्विड के केस में। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हमने यहाँ पे किसी गैस के ऊपर अगर प्रेशर हमने क्या करा, अप्लाइड किया, और वो प्रेशर हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो ये देखा गया है कि वहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है वो बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में चेंज होता है। तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम चेंज होता है प्रेशर चेंज करने पर, वो किस में देखा गया? गैसेस के केस में देखा गया। और सॉलिड और लिक्विड के केस में वो जो चेंज है वो कम देखा गया वॉल्यूम का। ओके, तो इसी कंडीशन को लेते हुए यहाँ पे हमें पता है कि अगर हम किसी भी गैसेस की कंडीशन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तो 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इन 3 क्वांटिटीज़ के हिसाब से हम वहाँ पे देखते हैं कि गैसेस की जो कंडीशन है वो कैसी है। ओके, और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी इनमें से किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो रहा है किसी दूसरी क्वांटिटी की वजह से, जिसमें हमने तीसरी क्वांटिटी को क्या कर रखा है? कांस्टेंट बना रखा है, तो उस हिसाब से यहाँ पे कितने लॉज बनते हैं? 3 गैस लॉज बनते हैं। तो स्पेशली यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस को स्टडी करने के लिए, बिहेवियर ऑफ गैसेस को स्टडी करने के लिए जो उनकी कंडीशंस बताते हैं, गैसेस की कंडीशन बताते हैं 3 वेरिएबल्स, इनमें से कोई भी 2 वेरिएबल्स को आपस में हमें क्या करना है? चेंज करना है। मतलब एक वेरिएबल की वजह से दूसरे वेरिएबल में चेंज आएगा और तीसरा वेरिएबल कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे केस को लेते हुए यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है गैस लॉज की बनने की? 3 पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। तो टोटल मिला के बनते हैं 3 गैस लॉस। ठीक है, अब वो 3 गैस लॉस क्या होंगे? सबसे पहले वाले में हम यहाँ पे क्या करेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट ले लेंगे। जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखा जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस पे। इट मीन्स हमें वहाँ पे प्रेशर चेंज करना है, और उस प्रेशर चेंज होने की वजह से उस गैस के वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो देखा जाएगा फर्स्ट गैस लॉ में। इट मीन्स कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पी वी के हिसाब से या फिर वी पी के हिसाब से, किस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा? चेंज होगा। तो वो होगा फर्स्ट गैस लॉ। सेकंड गैस लॉ में हमने यहाँ पे किसको कांस्टेंट मानना है? प्रेशर को कांस्टेंट मान के चलना है। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा उसकी वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर्टिकुलर गैस के वॉल्यूम में कितना पड़ेगा, तो वो होगा वहाँ पे सेकंड गैस लॉ। और थर्ड गैस लॉ में क्या होगा कि हमें वहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट बना के रखना है और देखना है कि टेम्परेचर का इफेक्ट प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस पे क्या पड़ता है। तो ये है हमारे पास 3 गैस लॉज, और इनको हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे पास गैस लॉ है वो क्या है यहाँ पे? बॉयल्स लॉ। ओके, तो पहला गैस लॉ कौन सा है यहाँ पे? बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ यहाँ पे क्या स्टेटमेंट देता है? ये बात है
रॉबर्ट बॉयल की 1662 में इन्होंने ये बॉयल्स लॉ डिस्कवर्ड किया था और इस लॉ में उन्होंने किस पर्टिकुलर क्वांटिटी को कांस्टेंट रखा है, वो रखा है टेम्परेचर को। अब इसमें अगर हम देखें तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ है, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल गैस लॉज। ये एक पर्टिकुलर फंडामेंटल गैस लॉ का एक पार्ट है और इसको मोस्टली वहाँ पे यूज़ किया जाता है, बॉयल्स लॉ को। बॉयल्स लॉ क्या बोलता है, इट स्टेट्स दैट द टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। इट मीन्स कि अगर हमने कोई भी एक गिवन मास ऑफ गैस ले रखा है, उसका अगर हमने टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखा हुआ, कौन से वाले की तरह, जैसे हमने आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ा था, आइसोथर्मल प्रोसेस में भी हम टेम्परेचर कांस्टेंट बना के रखते थे। तो उस केस में जो भी वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस होगा वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शन निकल के आएगा, प्रेशर के। इट मीन्स प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस कम होगा, अगर प्रेशर वहाँ पे डिक्रीज करेंगे तो गिवन मास ऑफ अ गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वहाँ पे इंक्रीज होगा। जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शन रिलेशन निकल के आएगा और V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू P। इस तरीके से लिख दिया। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए कि यहाँ पे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, क्योंकि आपको पता ही है डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन यहाँ पे से हटेगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा K। ओके, और फिर उसके बाद P इधर चला जाएगा तो PV इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, कांस्टेंट ही तो रहेगा। ओके, अगर हम यहाँ पे बात करें कि उस पर्टिकुलर गैस का इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम P1 V1 है एंड फाइनल प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 है, तो वो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, वो एक्सप्रेशन बनेगी यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। अगर यहाँ पे जो हमारे पास गैस ली गई है उसके इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम P1 V1 और फाइनल प्रेशर वॉल्यूम P2 V2 दिए गए हों। ओके, ये चीज़ हो गई। अब इसी बॉयल्स लॉ को किसके टर्म्स में लिखना है, हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लिखना है। कि अगर हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में बॉयल्स लॉ को या बॉयल्स लॉ की इक्वेशन लिखनी हो तो कैसे लिखी जाएगी, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर ऑफ molecules present per unit volume, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उस गिवन गैस के, तो वो हम यहाँ पे लेट कर रहे हैं क्या, स्मॉल n। और अगर इसके हिसाब से लिखना है, इसका फॉर्मूला लिखना है, तो देख लीजिए, मान के चल लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस इस तरीके से इंक्लोज हो रखे हैं, तो जितने भी इसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं उसको मैं लेट कर रही हूँ कैपिटल N। ओके, और साथ ही साथ अगर पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी उस पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से वहाँ पे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है उसको मैं लेट कर रही हूँ स्मॉल n। तो स्मॉल n है पर यूनिट वॉल्यूम के हिसाब से, और जितने भी इसमें टोटल नंबर ऑफ वॉल्यूम जितने भी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो मैं लेट कर रही हूँ यहाँ पे कैपिटल N से। तो इसे देखिए कैसे लिखा जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स कैपिटल N, पर मीन्स अपॉन यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स V। सो यहाँ पे स्मॉल n का फॉर्मूला क्या होगा, कैपिटल N इंटू V, सॉरी कैपिटल N अपॉन V होगा। ओके, N बाय V। अब यहाँ पे अगर मुझे V का फॉर्मूला निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस का फॉर्मूला निकालना है, तो क्या होगा, V इधर चला जाएगा और कैपिटल N अपॉन स्मॉल n हो जाएगा ना। अभी हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो क्या पढ़ी थी, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इक्वेशन हमें पता है बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग वी नो दैट PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो पुट द वैल्यू, पुट दिस वैल्यू, विच वैल्यू, इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन इस वाली पे PV इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो P एज इट इज़ V की जगह आ जाएगा N अपॉन स्मॉल n इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास ये है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे देखें कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल इफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल N, क्योंकि देखिए उस पर्टिकुलर सिस्टम में जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स होंगे तो कांस्टेंट होंगे, वो ज़्यादा कम तो हो नहीं सकते। अगर वहाँ पे हम बात कर रहे हैं 1000 गैस मॉलिक्यूल्स हैं तो 1000 ही होंगे, कैपिटल N क्या होगा, कांस्टेंट होगा। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N क्या होगा अगर कांस्टेंट होगा। तो अगर यहाँ पे N
इधर भी चला जाता है, कांस्टेंट के साथ डिवाइड भी में भी चला जाएगा, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो कांस्टेंट ही निकल के आएगा। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, p अपॉन स्मॉल n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, ये हो गया। तो एक एक्सप्रेशन ये आ गई। तो हमने यहाँ पे बॉयल्स लॉ को किसके टर्म्स में लिख दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम के टर्म्स में लिख दिया, p अपॉन स्मॉल n इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और अगर हम यहाँ पे ये लेट कर रहे हैं कि P1 N1 आर द इनिशियल प्रेशर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, इनिशियल वाला, ठीक है, इनिशियल प्रेशर और इनिशियल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, साथ ही साथ सेकंड में P2 N2 हम यहाँ पे देयर फाइनल वैल्यूज मान के चल रहे हैं। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगी, P1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन N2। तो ये एक्सप्रेशन है किसकी, बॉयल्स लॉ की, जो कि हमने दो टर्म्स में पढ़ी, एक तो P और N के टर्म्स में और एक पढ़ी हमने P और V के टर्म्स में। नेक्स्ट यहाँ पे बॉयल्स लॉ का हम ग्राफ पढ़ रहे हैं, P और V का ग्राफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर के लिए। तो आपको यहाँ पे कर्व बना हुआ दिख रहा होगा, ऑब्वियसली पता है P और V एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ग्राफ भी ऐसे ही बनेगा। इसमें आपको एक फुल लाइन ग्राफ दिख रहा होगा, कर्व दिख रहा होगा, दूसरा डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। तो एट T1 टेम्परेचर, जब हमने T1 टेम्परेचर कांस्टेंट बना रखा है, उस केस में P और V का अगर हम वेरिएशन देख रहे हैं किस फॉर्म में, ये जो फुल लाइन ग्राफ है वो बता रहा है एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो हमें ग्राफ मिला है या जो भी हमें कर्व मिला है वो है ये वाला फुल लाइन। ओके, और डॉटेड लाइन वाला एक्चुअली क्या बता रहा है वहाँ पे, ये बता रहा है थ्योरेटिकल ग्राफ, थ्योरेटिकल कर्व। तो एट T1 टेम्परेचर पे उस केस में जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कर्व और जो हमारे पास यहाँ पे क्या है, थ्योरेटिकल कर्व है, वो ये है। और एट T2 टेम्परेचर, जब हमने T2 टेम्परेचर कांस्टेंट बना रखा है, उस केस में यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है वो ये है और डॉटेड कर्व ये है, जिसमें से T2 और T1 के अगर हम यहाँ पे रिस्पेक्ट में देखें कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो T2 इज़ ग्रेटर देन T1, इट मीन्स हाई टेम्परेचर कौन सा है, T2 है। और ग्राफ को अगर स्टडी करें तो सबसे ज़्यादा देखिए हमारी जो यहाँ पे थ्योरी होती है वो तभी सही मानी जाती है उस पर्टिकुलर लॉ के लिए, वो लॉ तभी वहाँ पे मतलब वहाँ पे अप्लाई हो सकता है जहाँ पे एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यू के बीच में कम से कम डेविएशन हो, कम से कम वहाँ पे क्या हो, डेविएशन हो, दोनों की वैल्यूज़ ज़्यादा डिफ़र ना करें। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के केस में देखें एट लो टेम्परेचर, क्योंकि T1 कम है और यहाँ पे ऑब्वियसली मैंने लिख ही रखा है T1 मतलब एट लो टेम्परेचर में हमें दिख रहा है कि जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है और थ्योरेटिकल कर्व है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डेविएशन आ रहा है एज़ कंपेरिजन टू हाई टेम्परेचर के। आपको दिख रहा होगा दोनों के बीच में ज़्यादा डेविएशन नहीं है। और यहाँ तक कि हाई टेम्परेचर में तो ठीक है, यहाँ पे लो डेविएशन आ रहा है, कम डेविएशन आ रहा है, लेस डेविएशन आ रहा है। और साथ ही साथ प्रेशर अगर हम देखें इन दोनों के केस में, तो प्रेशर सबसे ज़्यादा भी यहाँ पे ही क्या है, यहाँ पे कम है। तो इसका मतलब क्या है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर की जो बॉयल्स लॉ है वो ऑलवेज कहीं भी अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक ही केस में अच्छे से अप्लाई होगा। किस केस में अच्छे से अप्लाई होगा, एट लो प्रेशर एंड एट हाई टेम्परेचर वाले केस में ही, एट हाई टेम्परेचर वाले केस में ही बॉयल्स लॉ अच्छे से एप्लीकेबल होगा। लेकिन किस में एप्लीकेबल नहीं होगा, अगर हम बात करें हाई प्रेशर और साथ ही साथ लो टेम्परेचर। तो इट मीन जितने भी हमारे पास लो टेम्परेचर में अगर हमने गैस मॉलिक्यूल्स को रखा हुआ है तो उस केस में वहाँ पे बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। बॉयल्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी कब आती है, जब वहाँ पे गैसेस का टेम्परेचर हाई किया रहता है, मतलब हाई टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे ही वहाँ पे हम उस टेम्परेचर को कांस्टेंट बना के चले, ठीक है, और उस केस में प्रेशर भी लो बनाते हुए चले, तो उस केस में वहाँ पे जो अप्लाई हो सकता है बॉयल्स लॉ अच्छे से वहाँ पे अप्लाई हो सकता है, मतलब गैसेस वहाँ पे बॉयल्स लॉ को अच्छे से फॉलो करेंगे। लेकिन अगर वहाँ पे इसका उल्टा केस होगा, आप वहाँ पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन लो टेम्परेचर के केस में कर रहे हैं, तो तब वहाँ पे बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे गैस मॉलिक्यूल्स। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि गैस मॉलिक्यूल्स कब वहाँ पे बॉयल्स लॉ को फॉलो करेंगे स्ट्रिक्टली, वो तभी फॉलो करेंगे जब वहाँ पे लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर प्रेजेंट होगा। ओके।